हेलो प्यारे बच्चों, हम आज लेके आए कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में आयोटा के बारे में देखे थे, मतलब आई के बारे में देखे थे। ये आई इक्वल्स टू रूट अंडर -1 होता था, उसके बारे में देखे थे। आई थिंक मोर देन एनफ इलस्ट्रेशन हो चुका था। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आगे बढ़ते जेड के बारे में बातें करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था जेड कोई जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ठीक है, जेड प्लस आई बी भरे थे। और साथ में क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z is equals to a and imaginary part of z is equals to b if and only if when a and b must be real। जब ये दोनों रियल होगा तभी हम इसको a को रियल पार्ट ऑफ z बोल सकते हैं और b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोल सकते हैं। क्लियर है? कोई अगर ये ऐसा नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका हम फर्स्ट ऑपरेशन देख रहे हैं, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला क्या देख रहे हैं? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पढ़ के कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देख रहे हैं। अब ये कंजुगेट क्या है सो देखेंगे। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज taken by reflection of z on real axis। it is denoted by z bar। it is denoted by z bar। it is denoted by z bar। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऑपरेशन धीरे धीरे अलजेब्रिकल ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें पहला पार्ट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा वो हम पढ़ रहे हैं। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिरर इमेज ऑफ z टेकन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पर जब इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट। वो जो इमेज आएगा वो क्या बनेगा? कंजुगेट ऑफ z का कंजुगेट आएगा। चलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, और इसको डिनोटेड बाय हम z बार से डिनोट, किसे डिनोट करते हैं? z बार से डिनोट करते हैं। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? z इक्वल टू a प्लस, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस। इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिनोट करना हो फिर हम कंजुगेट डिनोट करते हैं। तो ये कोई मेरा रियल पार्ट ये होगा, दैट इज ए प्लस आई बी। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। समझ में आई? ये ऑन इसको आर्गेंट प्लेन भी बोला जाता है। चलिए उससे बहुत कुछ लेना देना, नाम सुन लीजिए। कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को लाई कर दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इधर। अब यहां से कोई पूछे व्हाट इज जेड क्या है? अब जेड लोकेट ए पॉइंट, ये किसको लोकेट करता है? एक पॉइंट को लोकेट करता है। जेड किसको लोकेट करता है? एक पॉइंट को, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा बी। अगर लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू, कहने का मतलब ए इज रियल एंड बी इज इमेजिनरी। ये जेड के फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है बेटा? शॉर्टकट देखेंगे। ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। ठीक है, तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट, लोकेट एट ए पॉइंट, लोकेट ए पॉइंट, लोकेट ए पॉइंट। एक पॉइंट को लोकेट करता है। ठीक है, जेड किसको लोकेट करता है? पॉइंट को लोकेट करता है। अब देखेंगे इसकी मैं कंजुगेट की बातें कर रहा हूं। किसकी बातें कर रहा हूं? कंजुगेट की बातें कर रहा हूं। ये इमेज साफ करता हूं फिर। सारी बात ठीक है, ये पॉइंट को लोकेट कर रहा है। किसको लोकेट कर रहा है बेटा? एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? a कॉमा b। a कॉमा b इसका कोऑर्डिनेट है। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। ठीक है, ये रियल और इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी में b को रिप्रेजेंट कर रहा है और रियल में a को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज a एंड दिस इज b। क्लियर है? अगर बेटा ये कोई एंगल थीटा है, अब ये पॉइंट को लोकेट कर रहा है तो ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन उस पॉइंट को कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा थीटा। इसको हम आगे चल के आर्गुमेंट बोलेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कोई थीटा बना रहा है। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज ले रहे हैं किसके? रियल एक्सिस के।
जो अभी डेफिनेशन मैंने देखा था, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड थ्रू आर रियल एक्सिस थ्रू रियल एक्सिस। अब इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो मिरर इमेज, प्लेन मिरर में क्या होता है बेटा, जितनी आगे ऊपर रहता है उतने ही नीचे डिस्टेंस पे इमेज बनता है। अब देखेंगे बेटा इसका कोऑर्डिनेट तो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो प्लस बी था वो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ये माइनस बी को डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, माइनस में, ए कमा माइनस बी पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कमा माइनस बी। अभी क्या था, ए कमा बी था, ए कमा बी था तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखाया था क्या लगता है, ए प्लस आई बी लिखाया था, ए कमा माइनस बी, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा, इसको कंजुगेट है तो हम जेड बार से डिनोट करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड बार, तो जेड बार से डिनोट करते हैं क्या जगह, ए माइनस आई बी, ये हम लोकेट करते हैं, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें याद रखेंगे। अब देखेंगे मेरा जेड क्या था, ए प्लस आई बी, और ये क्या था, दिस। अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, सारे वेन ए और बी आर रियल, वे आर, यहां पर लिख देना, वे आर ए एंड बी आर रियल, ए और बी क्या है, रियल है, तो रियल है तो सारे रियल की बातें हो रही है। तो इसमें पहला ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं, पहला ऑपरेशन जेड प्लस जेड बार, क्या कर देना बेटा, जेड प्लस जेड बार कर देना, ये क्या हो जाता है, ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी, माइनस आई बी कैंसिल, दैट इज 2a। मतलब यहां से मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बन गया, z1 जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड बोल सकते हैं, को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, जस्ट हम अभी देखे थे, ये क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी का मैं उल्टा कर दूं, देखिए, चलिए ये यहां लिख रहा हूं, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जेड माइनस जेड बार की बातें करो, ए प्लस आई बी माइनस ऑफ ए माइनस आई बी, ओके, तो जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी, ए कैंसिल होगा, क्या होगा, 2 आई बी, दैट मीन्स जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये किसको डिनोट करता है, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख रहा हूं बेटा, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देख रही, विजुअल बेस्ड प्रॉपर्टी देख रही है, बेसिक बेसिक बातें जो आपको समझ में आ रहा होगा, अब इसको याद भी रखना है। जहां भी जेड प्लस जेड बार, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। और जेड माइनस जेड बार होगा तो 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं कोई जैसे a प्लस आई बी लिखा हुआ, इसका कंजुगेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से इसका कंजुगेट कर दूं, कंजुगेट का कंजुगेट कर दूं, ये जेड बार हो गया। अब मैं जेड बार का बार कर दूं, ठीक है, आ जाएगा a माइनस आई बी का बार, ठीक है, आ जाएगा a प्लस आई बी, दिस इज इक्वल टू जेड। कहने का मतलब थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी थी मेरी, जेड बार का फिर से बार ले लिया जाए, तो क्या कंजुगेट ऑफ जेड का फिर से कंजुगेट ले लिया जाए, तो ये क्या आ जाएगा, जेड के बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम रहने देना, मैं प्रॉपर्टी बस साफ कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा अलजेब्रिकल ऑपरेशन है, क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो पढ़ने के बाद प्लस कैसे करते हैं वो चीज समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस आप ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ ताकि कंजुगेट पर आओ तो प्रॉपर्टी आप खत्म कर दो। तो आपको याद रखना है z1 प्लस z2 का कंजुगेट है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट, फोर्थ z1 माइनस z2 का होल कंजुगेट हो तो z1 कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट। सिक्स नंबर z1 इंटू z2 का कंजुगेट है तो z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट अलग अलग हो जाएगा। सेवेंथ नंबर कंजुगेट है तो क्या हो जाएगा, z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट। 8 नंबर ये क्या है, z रेस्ट टू द पावर n है, उसका कंजुगेट लिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा z कंजुगेट का पावर n के। 8 नंबर प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम
9th नंबर प्रॉपर्टी, इफ प्योरली रियल, प्योरली रियल किसको बोलते हैं वो पहले देखते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्योरली रियल, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 3 प्लस 0i, इट इज प्योरली रियल। प्योरली रियल बोलेंगे, कब बोलेंगे प्योरली रियल बेटा? when imaginary part of a complex number is 0, then it is known as purely real, then it is known as purely real। यहाँ पर क्या है? imaginary part of z 0 है क्या? yes, imaginary part of z क्या है? 0 है, then z is known as purely real। तो z को क्या बोलेंगे? purely real। मतलब जिसमें imaginary part हो ही ना उसको क्या बोलेंगे? purely real। लेकिन imaginary part हो but real part ना हो, जैसे ऐसा लिखा हो z is equals to 0 plus 2i, it is purely imaginary, it is purely imaginary, that means real part of z क्या हो जाएगा? 0। if real part of a complex number is 0, then z is purely imaginary, then z is purely imaginary, वो purely imaginary होगा। क्लियर है? एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या बोला जाता है? z is purely real, z is purely real। अब बेटा यहाँ पे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट लिखते हैं, मैं कंजुगेट की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, तो साइड में आया तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया, ये देखिए। उसमें दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। यहाँ पर जेड इज प्योरली रियल है, प्योरली रियल कहने को तो जेड इज इक्वल्स टू, जैसे लाइक ऐसा होगा 3 प्लस 0i, 3 प्लस 0i टाइप का होगा। अब मैं इसका कंजुगेट लूँ, क्या ले लो? कॉन्जुगेट। तो 3 माइनस 0i, कोई फर्क पड़ा? यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 है। इफ z इज प्योरली, जब z प्योरली रियल होता है, देन ये समझाने के लिए मैंने लिखा है आपको, देन z इज इक्वल्स टू z बार। प्रॉपर्टी नंबर 9 था, क्या होगा? बोल रहा है z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर और कंजुगेट दोनों इक्वल है, दैट इज नंबर इज प्योरली रियल, देन नंबर इज प्योरली रियल। तो नंबर प्योरली रियल होगा जब उसका कंजुगेट दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है? चलिए प्रॉपर्टी नंबर, z इज प्योरली इमेजिनरी, जब ये प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है? चलिए मैं एक नंबर लिख के देख रहा हूँ, z इज इक्वल्स टू मेरा आ गया -3i, z इज इक्वल्स टू 3i, क्या आ गया? z इज इक्वल्स टू 3i प्योरली, तो 0 प्लस लिख दूं, इसको मैंने एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3i, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 3i था, और ये क्या होगा? -3i। कहने का मतलब पहला बात जो है, z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार। और एक बात है तो ये समझ में आ गया, ऊपर मैं एग्जांपल लिख के समझा रहा हूं बेटा। दूसरी बात ये लिख सकते हो z बार माइनस ऑफ z, ये दोनों चल जाएगा, यही प्रॉपर्टी नंबर। ऐसे अगर बोला जाता है z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, देन नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, ऐसा बराबर है तो नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, -3 में एक माइनस लगा देते तो फिर 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए ये दो टोटल 10 प्रॉपर्टी जिसको आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, कंजुगेट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किस पर बढ़ते हैं? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जब हम देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या देख रहे हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो देखेंगे। हम लोग अभी जैसा कि जानते थे जेड क्या है? लोकेट ए पॉइंट या डिनोट ए पॉइंट, डिनोट ए पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना दिया, किसी पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी को ये डिनोट करता है। ठीक है, ये रियल और ये इमेजिनरी। अब जो हम बात करें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट टू ओरिजिन। इसके बीच के डिस्टेंस को हम मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड एंड origin. It is distance between point z and origin. Point z और origin के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिनोट करता है? एक डिस्टेंस को डिनोट करता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z टू ए ओरिजिन। और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसा कि हम जानते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये डिनोट ए पॉइंट ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये एक पॉइंट को डिनोट करता है किस पे? कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। क्लियर? अब हम बात करें मॉडुलस, किसकी बातें कर रहे हैं? मॉडुलस। मॉडुलस क्या है? इट इज डिनोटेड, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z टू ओरिजिन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z एंड ओरिजिन। ये पॉइंट z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस को डिनोट करता है मॉडुलस z। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको ऑपरेशन पे बढ़ते हैं। देखिए z इट इज डिनोटेड बाय मॉड z, इसको मॉड z से डिनोट करते हैं, मॉडुलस z। अब देखिए इसको मॉड z बोल देंगे। अब देखेंगे बेटा, ये मेरा ए लेंथ है और ये मेरा बी लेंथ है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं इधर लिख रहा हूं, देखेंगे तो मॉड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरा मॉड z हो जाएगा। क्या a क्या है मेरा? मॉड z इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये मेरा मॉडुलस हो जाएगा, मैंने मॉड ऑफ z आ जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये क्या है? एक डिस्टेंस है, कहां से? ओरिजिन से। आगे बढ़ो, चलिए ये समझ में आ गया। हम इसकी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। किस पे बढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, चलिए इसकी प्रॉपर्टी पे देखते हैं। अगर मैं बात करूं फिर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड z इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, मतलब दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन 0 हो जाए, दैट मींस दैट पॉइंट इज सिचुएटेड एट ओरिजिन। दैट पॉइंट इज सिचुएटेड एट ओरिजिन। वो पॉइंट कहां सिचुएटेड होगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे अगर सिचुएटेड हो, उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। दैट मींस नंबर मस्ट बी क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0y। दैट मींस दिस इंप्लाइज z is equals to 0. This implies z is equals to 0. मॉडुलस किसी का 0 है, that means वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन 0 हो गया। पॉइंट एंड ओरिजिन 0 हो गया बेटा, तो that means that point is situated at origin. ओरिजिन पर जब कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो उसका रियल एक्सिस भी 0 होगा और इमेजिनरी एक्सिस भी 0 होगा। रियल एक्सिस 0 होगा और इमेजिनरी एक्सिस 0 होगा, 0 प्लस 0y लिख सकते हैं। 0 प्लस 0y लेकर मींस कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टीज, प्लस आई भी लिखा, तो कंजुगेट लिखा ये माइनस आई बी और ये लिख दिया माइनस ए माइनस आई बी। क्लियर? माइनस ए माइनस आई बी प्लस आई बी। क्या सारे का डिस्टेंस बराबर होगा? मॉड जेड। अगर मैं इसको जेड बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? जेड बार। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? जेड बार। और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड। और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड का बार। माइनस ऑफ जेड का बार। क्या सारे का लेंथ बराबर होगा? पाइथागोरस थ्योरम से देखिए बेटा, इसके सारा लेंथ ए है और ये सारा लेंथ बी होगा। कहने का मतलब ये है मॉड जेड इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ मॉड जेड भी बराबर होता है, और ये भी इक्वल होता है, इक्वल टू होता है माइनस ऑफ मॉड, माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस, और इक्वल टू होता है माइनस ऑफ जेड के कंजुगेट के बराबर। दिस इज द प्रॉपर्टीज नंबर 2। एक सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है। चलिए हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अब मैं इसको समझाऊं थोड़ी डिटेल्स में तो देखेंगे। ऐसे देखिए बातें करो तो क्या आ जाएगा बेटा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, ए 0 हो जाए तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? इफ बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो मॉड जेड इज इक्वल टू ए हो जाएगा। कहने का मतलब अगर प्योरली रियल है, नंबर क्या है? प्योरली रियल है। देखो इमेजिनरी देन मॉड जेड इज इक्वल टू
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसी का एक्सटेंशन फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इफ मॉड जेड इज प्योरली रियल, ये अगर प्योरली रियल है बेटा, इफ मॉड जेड इज प्योरली रियल देन मॉड जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। अब देखेंगे अगर ये जीरो अब नहीं है, अब जीरो नहीं है तो बेटा ऑलवेज रियल पार्ट से ग्रेटर मॉड जेड लाइज इन बिटवीन मॉड जेड एंड माइनस ऑफ मॉड जेड, इसीलिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 निकल के आता है इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ जेड से, रियल पार्ट ऑफ जेड से और लेस ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड से होगा। सेम लाइक इसी का 6 नंबर प्रॉपर्टी इक्वल टू रियल पार्ट मॉडुलस ऑफ जेड से। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टी, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर होता है। चलिए अगर आप कोई जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखते हैं तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी, और जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी लिखेंगे। दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है बेटा मॉड जेड का स्क्वायर। सो दिस प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर 8 की बात कर रहा हूं, Z2R if Z1 and Z2 are two complex number, if Z1 and Z2 are two complex number then Z1 into Z2 का मॉड जो होगा हो जाएगा Z1 मॉड इंटू Z2, 9th नंबर प्रॉपर्टी जो होगा मेरा Z1 बार अपॉन Z2 बार का मॉड जो होगा वो Z1 बार अपॉन इफ Z2 नॉट इक्वल, Z2 का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, Z2 नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो नहीं है तो उसका मॉडुलस जीरो नहीं आ सकता है। क्लियर, ये 9। फिर हम 10th नंबर की प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार, इसी को हम लोग लिखते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी नंबर 11 इसी का माइनस वाला पार्ट हो जाता है, Z1 माइनस ये हो जाता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के मॉड का बार। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए दोनों को 12th नंबर प्रॉपर्टी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो Z1 प्लस Z2 के प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू Z1 बार का स्क्वायर प्लस Z2 बार का स्क्वायर। क्लियर है, ये मॉडुलस और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है। अब इस पर बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन हम बना सकते हैं कोई भी। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, से Z इज इक्वल टू 2 प्लस √3i, फाइंड दिस एंड मॉड Z। वह दो ही पर है तो दो का वैल्यू मैंने पूछा, तो Z बार जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3i, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। 4 और 3 का ये 3 दैट इज √7। देखिए एक नंबर आ रहा है, ये क्या आ रहा है नंबर, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज एक नंबर होता है, और ये मेरा मॉडल। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन वैसे पूछे तो नहीं जाते बट यूज होगा आपको। ठीक है, आज की प्रॉपर्टी का बहुत सारा यूज होता है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट पर क्वेश्चन कैसे होते हैं। अभी हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? अलजेब्रा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में। अलजेब्रा प्लस माइनस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, कंपैरिजन कैसे करना है, यही चीजें अपने को पढ़नी, डिवीजन कैसे करना है और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम उसी में देखते हैं। पहला जैसे कोई लिखा हुआ है बेटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, अब ए बी क्या है ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, इफ ए कमा बी इज रियल, इफ ए कमा बी दोनों रियल है, ए और बी दोनों रियल है, देन ये तभी हो सकता है, ए कमा बी अगर दोनों रियल है देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, जब ये दोनों रियल होंगे तो ए और बी को 100 और 1% रियल है तो ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 होगा।
लेकिन इसी का सेकेंड एक्सटेंशन इफ एंड बी आर नॉन रियल, नॉन रियल है, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको देखेंगे बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। आप देखेंगे कैसे, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू माइनस आई बी एंड ए इज इक्वल्स टू आई बी, ये दोनों हो सकता है कब, जब ए और बी नॉन रियल हो तो हम ऐसा करेंगे। क्लियर है? ऐसे फैक्टराइज करके काम करेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी कंपैरिजन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ बेटा a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 0 और या तो b और या b इज इक्वल्स टू 0 होगा इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस डजेंट मैटर ए और बी क्या है, रियल है और इमेजिनरी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी हो, दोनों केस में क्या होगा, ये चीजें लागू होती है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, अगर ए बाई बी इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, देन 100 और 1% ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ए इज नॉन जीरो, क्योंकि ए 0 हो जाता है अनडिफाइंड हो जाएगा, तो बी तो 0 नहीं ही है, ए इज इक्वल्स टू 100% 0 होना चाहिए, क्योंकि ए 0 होगा तभी 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू 0। अब ए रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई फर्क नहीं, एनी वेयर ए एंड बी आर एनी नंबर, ए और बी कोई भी नंबर हो, दोनों के लिए वैलिड है। क्लियर है? तीसरी सेकंड हो गया। तीसरा हम कंपैरिजन पढ़ते हैं, अलजेब्रा का ध्यान में रखना है आपको। एक तो मैं ऑलरेडी पहले देख चुका, रूट अंडर ए बी को हम अलग अलग नहीं कर सकते, रूट ए रूट बी नहीं लिख सकते थे। कल के लेक्चर में देखा था, रूट अंडर ए बी को रूट ए और रूट बी नहीं लिख सकते हैं हम। कब तक? व्हेन ओनली इफ एंड ओनली इफ वेयर ए और बी एटलीस्ट वन आर निगेटिव, एटलीस्ट वन आर, दोनों में से कोई भी एक निगेटिव हो जाए तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं अलग अलग। ये चीजें हम देख चुके हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जेड इज इक्वल्स टू Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस I/Y1 और Z2 A1 A2 प्लस I/B2। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है Z1 ग्रेटर देन Z2, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इन कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी इनइक्वलिटी, किसी भी इनइक्वलिटी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट को डिनोट करता है बेटा। पॉइंट बड़ा है या छोटा है कैसे बता सकते? पॉइंट तो एक लोकेशन को डिनोट करता है, लोकेशन बड़ा या छोटा नहीं होता। हाँ, यही अगर मॉडुलस की बातें होती तो हम डिनोट कर सकते थे, और मॉडुलस तो डिस्टेंस बड़ा या छोटा हो सकता है और चीज से, लेकिन ये क्या है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा या छोटा की बातें कर रहा है। हाँ, हम पॉइंट की इक्वलिटी की बातें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ग्रेटर देन स्मॉलर देन की बातें नहीं करेंगे, मीनिंगलेस है। नो मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है? लेकिन हम इक्वलिटी की बातें करते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 इज इक्वल टू Z2 की अगर बातें करते हैं, यहाँ पर क्या है, A1 प्लस B1 I इज इक्वल टू A2 प्लस B2 I, देन A1 इज इक्वल टू A2 100% होना चाहिए एंड B1 इज इक्वल टू B2 100% होना चाहिए। क्लियर? जब दो कॉम्प्लेक्स, इफ बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन रियल पार्ट इज इक्वल टू द अनदर कॉम्प्लेक्स, real part are equal as well as imaginary parts also equal। ठीक है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो उसका रियल पार्ट रियल से इक्वेट होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वेट होगा। क्लियर है? चलिए हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम एडिशन की बातें देखते हैं। देखेंगे ये दिया हुआ है, ठीक है,
पहला पॉइंट हेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल। बट अगर ये दिया हो अल्फा एंड बीटा आर रियल, देन बी इक्वेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। इसी का दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, अल्फा एंड बीटा इज व्हाट नॉट मेंशन। अल्फा और बीटा क्या है ये मेंशन नहीं है। हेयर अल्फा एंड बीटा इज व्हाट नॉट मेंशन। अल्फा और बीटा क्या है वो मेंशन किया हुआ नहीं है। देन वी कैन नॉट से anything about alpha and beta। क्लियर है? हम अल्फा बीटा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अल्फा का वैल्यू ये होगा और बीटा का वैल्यू ये होगा। अगर कोई बोलता है अल्फा का वैल्यू 3 होगा और बीटा का वैल्यू 4 होगा तो गलत है। यहाँ पर अगर रियल है तभी ये संभव है। ठीक है, ये नोटेड पॉइंट है जो आपको याद रखना। अगर अल्फा बीटा रियल है तभी हम अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 4 बोलेंगे। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है अल्फा क्या और बीटा क्या है तो इसका कोई मीनिंग, वी कैन नॉट से अबाउट अल्फा और बीटा, नन ऑफ दी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर है? तो ये बातें आपको याद रखनी है। जो नोटेबल पॉइंट यही है, अगर कोई दिया वहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर रियल होंगे तभी हम इक्वेट करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर वो सोचिए ना, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे कोई बोल रहा है अल्फा प्लस 2 3 प्लस 8i। अब यहाँ पर जल्दी फटाक से नहीं बोल देंगे अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अल्फा और बीटा अगर रियल नहीं हुआ तो भी ये चीजें वैलिड हो सकती है। ठीक है, अल्फा और बीटा रियल नहीं भी हुआ तो भी ये चीजें वैलिड हो सकती है। ठीक है, तो अल्फा बीटा जब तक लिखा हुआ ना रियल है तब तक हम इस चीज को इक्वेट नहीं करेंगे। नोटेबल पॉइंट यही है। ठीक है, अगर ये बोला हुआ है अल्फा बीटा रियल, देन बी इक्वेट अल्फा इज इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 करेंगे। ठीक है, अगर नहीं दी बोला हुआ है अल्फा इज और बीटा रियल है तो देन हम इसको इक्वेट नहीं करेंगे। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। ठीक है, अब सोचिए ना अल्फा इज इक्वल टू ऐसा हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस आई एंड बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 4i एंड बीटा इज इक्वल टू 3 पकड़ लीजिए, बीटा इज इक्वल टू 3। अब देखिए पुट करके तो 3 माइनस 4i प्लस 4 इंटू 3i, ये कितना हो जाएगा 12 में 3 प्लस 8i। बिल्कुल सही है, यहाँ पे 8i हो रहा है तो हम अल्फा बीटा ये भी हो गया। अब दूसरा आंसर देखिए इसका, कोई बोला ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 8i एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अब जब इसको पुट करेंगे, देखिए मैंने एक अल्फा के लिए लिखा था एक आंसर के लिए, ये दूसरा आंसर की अगर बातें कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 8i प्लस 16i, बीटा इज इक्वल टू 4 है तो ये भी कितना हो गया 3 प्लस 8i। मतलब एक ही इसकी यूनिट के लिए इसका दो आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? मोर देन 1 आ गया, मोर देन 1 आ गया, 2 आंसर आ गए। और इस टाइप से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें बहुत सारे हो सकते हैं। नॉट यूनिक आंसर, इसका कोई भी यूनिक आंसर नहीं आता है। तो अगर अल्फा और बीटा इज रियल देन वी फाइंड यूनिक आंसर, अदरवाइज मोर देन 1 आंसर। ठीक है, मोर देन 1 आंसर। मोर देन 1 आंसर तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर है तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये इफ अल्फा एंड बीटा रियल देन ओनली 1 आंसर इज पॉसिबल। क्लियर है? इसलिए जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो अल्फा बीटा रियल देन यू कैन इक्वेट, अदरवाइज नॉट इक्वेट। क्लियर है? इक्वेट करके आंसर जल्दीबाजी में ना लिखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखिए। जब भी जेई बेटा क्वेश्चन पूछता है तो इस छोटे छोटे पॉइंट पे वो ट्रिक बना के देता है ताकि बच्चे गलती करें और -1 वो डाले। ठीक है, इस चीज को लाइन क्वेश्चन की वर्डिंग को लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में कभी नहीं। फर्स्ट एक्यूरेसी लेके आइए, बाकी स्पीड तो हो ही जाएगा। ठीक है, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेट तभी कर सकते हैं व्हेन अल्फा और बीटा आर इक्वल हो, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज इक्वेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन z1 is equal to a1 plus b1i, z2 is equal to a2 plus b2i।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर Z1 प्लस Z2 हो जाए तो रियल पार्ट को हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस B1I प्लस A2 प्लस B2I। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस I कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा B1 प्लस, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देंगे, यही एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।